वर्णमाला। अ से क तक के सभी स्वर या व्यंजन वर्णमाला कहलाते हैं। तो हमारी हिंदी में अ से क तक के जितने भी वर्ण हैं और जो उनका क्रमबद्ध एक समूह है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारी हिंदी में वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है, मतलब कि 52 वर्ण है। इन 52 वर्ण में स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वरों की बात करते हैं। हमारे जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र वर्ण होते हैं, मतलब कि स्वरों को बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण को बोलने में या फिर वर्ण को पूर्ण होने में हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वरों की सहायता लिए बिना कोई भी व्यंजन पूर्ण रूप से नहीं होता है। स्वर देखिए, जैसे अ से औ तक के वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। हिंदी में हमारे स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है, जिसमें हमारे आते हैं अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरीके से हमारी हिंदी में टोटल 11 स्वर है। इनके अलावा जो हमारा अंग और अह आता है वो हमारा अयोगवाह आता है। देखिए क्यों अयोगवाह इसलिए आता है, क्योंकि जो हमारा अंग है, अंग में हमारा क्या आता है, अनुस्वार आता है, और हमारे अह में आता है विसर्ग। ऐसे वर्ण जो न तो स्वर और न ही व्यंजन कहलाते हैं उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी में 2 अयोगवाह वर्ण हैं, अंग और अह। तो देखिए स्वर तो हमारे हिंदी में 11 है, लेकिन जो हमारे अयोगवाह वर्ण है वो हमारे हैं अंग और अह। क्योंकि स्वरों में क्या होता है कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं, लेकिन जब हम अंग और अह का उच्चारण करते हैं तो अंग में हमारा अनुस्वार आता है और अह में हमारा पीछे से विसर्ग आता है। तो इस तरह से ये अंग और अह हमारा न ही स्वर वर्ण है, न ही स्वतंत्र वर्ण है, और न ही हमारा ये व्यंजन वर्ण है। तो और स्वरों की एक पहचान ये भी होती है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से बाहर निकलने वाली वायु बिना रुकावट या फिर विघ्न या बाधा के साथ बाहर आती है, ऐसे वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो अब देखिए, ये तो आई हमने अनुस्वार की बात करी थी कि किसी वर्ग के ऊपर लगने वाले एक बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जो अंग अ के ऊपर हमारा बिंदु लगा है सकते हैं, जैसे कंचन बन सकता है, कंगन बन सकता है, क्योंकि क के ऊपर बिंदु है तो वो अनुस्वार हो गया, और कंचन के में क के ऊपर बिंदु है तो वो कंचन हो गया। और अगर हम अह की बात करते हैं, विसर्ग की बात करते हैं, तो किसी भी वर्ण के बाद लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हिंदी वर्णमाला में इन 52 वर्णों में से केवल अह ही एक ऐसा वर्ण है जिसके पीछे की 2 विसर्ग लगाए जाते हैं। जैसे आपने कुछ शब्दों को देखा होगा, जैसे अतः, सह, अतः। अतः भी अगर हम लिखते हैं तो हमारे इसमें तौ के पीछे से जब ये 2 बिंदु आते हैं तो हमारी जो लास्ट वाली जो ध्वनि निकलती है वो ह से निकलती है। तो अब बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि निर्भर वर्ण, जैसे कि पहले बताया गया है कि स्वरों को बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं, उसी प्रकार व्यंजन हमारे निर्भर वर्ण होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। या इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से रुकावट, विघ्न या बाधा के साथ वायु बाहर आती है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो हमारी हिंदी में कुल व्यंजन वर्ण 33 है, मतलब कि 33 है। तो इसमें हमारे इन 33 व्यंजनों में हमारे क से ह तक के वर्ण आते हैं। हमारी वर्णमाला में क से ह तक के वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजनों के भेद। अब देखो व्यंजनों को किस प्रकार से इनको बांटा गया है। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन,
अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो क से म तक के सारे वर्ण हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम अंतःस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत हमारे य, र, ल, व, ये 4 वर्ण हमारे अंतःस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं। और अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत हमारे श, स, स और ह, ये 4 व्यंजन हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जब हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो स्पर्श का सामान्य अर्थ होता है छूना। तो क से म तक के व्यंजन ऐसे होते हैं कि जिनके उच्चारण में श्वास, वायु और जीवा मुख से अलग अलग भागों को स्पर्श करती है। इन्हें स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। क से म तक के जो भी वर्ण होते हैं हमारे, ये स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरा आता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन उसे कहते हैं कि जिसका सामान्य होता है मध्य या बीच में। हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो स्वर व व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं। मतलब कि वो स्वर, हमारे जो स्वर होते हैं अ से औ तक के, और जो व्यंजन होते हैं क से ह तक के, ये उन दोनों के बीच में इनका स्थान होता है। तो इन्हें न पूरी तरह स्वर माना जाता है और न ही इन्हें पूरी तरीके से व्यंजन माना जाता है। तो ऐसे ही वर्ण को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो अंतःस्थ व्यंजन वह है जो स्वर और व्यंजनों के मध्य आते हैं। मतलब कि जो ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य आते हैं उसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है हमारा ऊष्म व्यंजन। तो वैसे तो ऊष्म का मतलब तो होता है कि गर्मी, ऊष्म का अर्थात गर्मी होता है। तो हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख में रगड़कर या फिर क्या होता है कि गर्मी के साथ बाहर आते हैं। ऐसे ही व्यंजनों को ऊष्म व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है कि मतलब कि जिनके उच्चारण में हमारे मुख से गर्म वायु बाहर आती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की स्थिति सघोष और अघोष दोनों हो सकती है। तो अघोष जो होती है हमारी पहला और दूसरा वर्ग हमारा अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों वर्ण हमारे सघोष होते हैं। तो अघोष उन्हें कहा जाता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। और सघोष उन वर्ण को कहते हैं कि जिनके उच्चारण में हमारे मुख में कंपन होती है। जैसे ग, घ, ण, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। तो ये हमारे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग हमारा सघोष है और पहला और दूसरा वर्ग हमारा अघोष है। अब इन अघोष और सघोष वर्णों के बीच में हमारे अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण होते हैं। तो हमारा जो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण हम उसे कहते हैं कि अल्प का अर्थ होता है कम तथा प्राण का अर्थ होता है कि हवा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। हमारा पहला, तीसरा और पांचवा, ये 3 वर्ण हमारे अल्प प्राण कहे जाते हैं। और जो बाकी के जो हमारे दूसरा और चौथा वर्ण बचता है इसे हम महाप्राण कहते हैं। तो महाप्राण में महा का अर्थ होता है अधिक, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। तो जैसा कि अभी बताया था कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग हमारा हमेशा ही महाप्राण होता है। तो अभी हमने अघोष की बात करी थी और सघोष की बात करी थी। अघोष और सघोष की बात हमने करी, अल्प प्राण की और महाप्राण की बात। देखिए, अभी हमने हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण और इसी के साथ साथ अयोगवाह वर्ण भी
पढ़े थे। तो इसके अतिरिक्त हमारे हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण भी होते हैं। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत हमारे श, त्र, य और श्र, ये 4 वर्ण हमारे संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि संयुक्त वर्ण ऐसे वर्ण को कहा जाता है कि जिन वर्णों में कम से कम 2 वर्णों के मेल से बने हो, उन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे कि श, श हमारा क प्लस स को मिलाकर के हमारा श बना है। अगर हम त्र की बात करते हैं तो त और र को मिलाकर के त्र बना है। और ज्ञ की बात करते हैं तो ज और य मिलकर आपस में ज्ञ बनता है। अगर हम श्र की बात करते हैं तो श और र को मिलाकर के हमारा श्र वर्ण बनता है। तो इस प्रकार एक वर्ण में जब 2 वर्ण आपस में मिलकर एक वर्ण का निर्माण करते हैं तो ऐसे वर्णों को संयुक्त वर्ण कहा जाता है। अब संयुक्त वर्ण के बाद हम बात करते हैं द्विगुण वर्ण की। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 2 द्विगुण वर्ण हैं, ड और ढ। तो हिंदी वर्णमाला में हम इसके अलावा द्विगुण वर्णों की भी बात करते हैं। और द्विगुण वर्ण हमारी हिंदी में केवल 2 ही हैं, एक ड और ढ। इसके बाद बात आती है हलंत की, जो हमारे वर्णों के नीचे से हल्का सा डैश लगता है हमारे दाएं हाथ की ओर को, इसे हम हलंत कहते हैं। ये हलंत केवल व्यंजनों में ही लगाया जाता है, इसे स्वरों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। हलंत उस स्थिति में लगता है कि वर्ण को पूर्ण करने में हलंत को लगाया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि व्यंजन वर्णों को शुद्ध रूप से लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। और ये हलंत केवल वर्ण के नीचे ही लगाया जाता है। जिस प्रकार हमने संयुक्त वर्ण में देखा होगा कि जब हम श वर्ण का वर्ण विन्यास कर रहे थे तो क के बाद हमने हलंत लगाया और स बना, तभी ये हमारा पूर्ण वर्ण बना। अगर हम इसमें हलंत नहीं लगाएंगे तो ये हमारा गलत होता है और ये पूर्ण नहीं होता है। तो हलंत लगाने के बाद हमने जब स लिखा तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ण माना गया। तो कहा जा सकता है कि हलंत का प्रयोग किसी भी वर्ण को या किसी भी शब्द को पूर्ण करने में करा जाता है। और इसका एक विशेष ध्यान यह रखना है कि हलंत केवल व्यंजन वर्णों में ही लगाया जाता है और यह केवल वर्णों के नीचे ही लगता है। अब है हमारा अंतस्थ वर्ण। तो हमारी हिंदी में कुल 4 प्रकार के अंतस्थ वर्ण होते हैं, य, र, ल और व। तो अंतस्थ वर्ण ऐसे वर्णों को कहा जाता है जो स्वर तथा व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी बात हमने इससे पहले भी करी थी कि हमारी हिंदी में केवल 4 अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल और ऊष्म वर्ण भी हम पहले पढ़ चुके हैं, श, स, ह। ये 4 हमारी हिंदी के ऊष्म वर्ण हैं।